सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करूंगा मैं, ताकि आपको लाइक वन शॉट टाइप हो जाएगा ये वीडियो आपके लिए। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। तो द संस्कृत वर्ड बैंक मीन हेल्प और मैस। तो संस्कृत का वर्ड जो है वो मैस या फिर हीप, यानी मतलब कोई भी वो होता है ना, बहुत सारी चीजों का गुट्टा, जैसे हीप ऑफ लीफ, वो सब। संस्कृत बैंकिंग में तो like a Sanskrit word is related to banda, which means funds, collection of funds. तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये दो। एक तो कौन सा, एक तो हीप और दूसरा भांडा। ओके, so the word bhandol is derived from bhanda। देखो ये छोड़ो। The word originated from Italian word banca, which means bench for money exchange। ओके, तो अभी ये देखो, हमें संस्कृत का एक वर्ड करना है, इटालियन का एक वर्ड करना है, और ये दूसरा कि इसमें देखो, पहले ओरिजिनेटर में मेनली दो है। एक तो है संस्कृत वाला और एक इटालियन वाला। इटालियन का वर्ड क्या है? ये वाला वर्ड बैंक का, BANC, जिसका मतलब होता है बेंच, BENCH। और हमें बांधा, संस्कृत में BHANDA, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंड। तो होप से इतना समझ में आया होगा। So in the Bank of Barcelona was known the first real bank established in 1401। ये याद रखना, ये MCQ में पूछ सकते हैं। तो next है meaning of bank is an institution authorized to collect people's deposit with the purpose of lending those under a condition of returning। बैंक क्या करता है? जो डिपॉजिट लेता है लोगों की और फिर उसे लेंड करता है दूसरे लोगों को जिसको जरूरत होता है, और डिपॉजिट लेता है कंडीशन पे कि वो जब भी चाहिए उनको दे देगा, रिटर्न करेगा। RETUR। तो आई होप से देखो, डिपॉजिट लेगा किसी और को लेंड करने के लिए, और डिपॉजिट लेगा तो एक कंडीशन है कि वो रिटर्न करेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिपॉजिट, लेंड, और एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये ऐसा आता है ना, ये कंडीशन क्या है जो है रिटर्न करने की। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। मतलब द बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन फॉर प्रॉफिट। इसमें कमर्शियल फंक्शन हो। अबे समझो, ये क्वेश्चन आपको आ गया 2 या 3 मार्क में आ गया, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए तो एक्सेप्टिंग पीपल्स डिपॉजिट एंड पेइंग इंटरेस्ट इन रिटर्न। ये डिपॉजिट लेगा तो रिटर्न तो करेगा, प्लस पे करेगा इंटरेस्ट, और इनसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। और इन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसको ये प्रॉफिट बोलते हैं, PROFIT। एक बार मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक बार ये रिटेस करने दो। हाँ, तो अभी देखो, जैसे किसी एक पर्सन से आपने बैंक ने डिपॉजिट लिया और किसी एक को लेंड किया, इसको दिया 4% रिटर्न हो और इसको लेंडिंग में दिया 10% रिटर्न। इसका जो डिफरेंस है, वो जो 6% का डिफरेंस है, वो बैंक का सूखा प्रॉफिट। अभी इसमें से बैंक को क्या क्या करना होता है, एक ये आउट ऑफ सिलेबस है। बैंक को लाइक उनका सैलरी वगैरह देनी होती है, फिर रिस्क वगैरह होता है, तो उसको लाइक अगर समझो ये पे नहीं कर पाया तो इनको ये समझो क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उनका वो रिस्क है कि इसका ये पैसा डूब गया, फिर इसको 4% तो देना ही है देना, प्लस आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये रिस्क है बैंक का, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हो। फिर ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक होप समझ में आ गया। इसमें सैलरी वगैरह देनी पड़ती है स्टाफ की एंड ऑल। यहाँ पे सॉरी, हाँ।
फिर बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट एंड रिटर्न, ये हमने देखा था, ये 3 पॉइंट हमने देखे थे। बैंक एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डिपॉजिट एंड लेंड मनी फ्रॉम दीज डिपॉजिट बाय चार्जिंग इंटरेस्ट एंड प्लस सरप्लस अमाउंट डिपॉजिट इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये लाइक जो भी अगर आपको ये बैंक डिपॉजिट करेगी तो कोई बिजनेस, समझो किसी बिजनेस के लिए डिपॉजिट किया तो उसके कारण इकोनॉमी डेवलप होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो जैसे ये बैंक ने डिपॉजिट किया बिजनेस वाले को, बिजनेस वाले ने बिजनेस तो किया ही किया, मतलब लोगों को लाइक लोगों को बिजनेस क्या होता है, काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी आप अच्छे देखो बिजनेस, वो मेजोरिटी बिजनेस ये प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम पकड़ता है उसे सॉल्व करते हैं। तो नेशन का डेवलपमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हुआ ही। तो जब भी अलग अलग सेक्टर में करते हैं, सिर्फ बिजनेस में नहीं डालेंगे, कोई कुछ इकोनॉमिक सेक्टर जैसे कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में डाल देगी, कुछ चीजों को कुछ शेयर में डाल देगी, कोई पब्लिक सेक्टर जो है उसको बैंक दे देगी, तो ऐसा ऐसा है। तो बैंक है ना, फिर ये इतना ये हम लोग कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, आपको जितना फटाफट हो सके जो हो सके वो करना है, इसीलिए। तो बैंक के अंदर दो टाइप है मेनली, ये तो कॉमर्शियल और सेंटर। सेंटर मतलब आरबीआई, कॉमर्शियल यानी जो एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, वो सब। एचडीएफसी, हाँ, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब देखते हैं। अभी ये देखो चैप्टर आगे आपको कैसे डिवाइड किया हुआ है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा है, सुनो, अपने बैंक क्या होता है वो समझ लिया, जो भी आपको पता ही था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया अमन ने अपन ने। तो पहले तो आपने पढ़ा बैंक क्या है, फिर हमने पढ़ा उसका कैसे ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट, फिर वो है क्या, मीनिंग। ये मेनली क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा। तो आपको जो भी कॉमन सेंस से समझ में है ना वो लिख दो तो भी आपके फुल आ जाएंगे ये पूरे क्वेश्चन का। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हमने, 7 मिनट ही लगाए, 7 मिनट, क्योंकि एक बार बेस हो जाएगा मतलब अपना। क्योंकि जो मैंने 2% का डिफरेंस ये बोला यही है पूरे चैप्टर में मेनली, और फंक्शंस हो गए। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो बैंक के टाइप पढ़ेंगे, तो जो कि मेनली है 2 टाइप के, एक तो है सेंट्रल और एक है कॉमर्शियल। सेंट्रल में आरबीआई, आरबीआई के 2 है, एक तो आरबीआई क्या है वो एक्सप्लेन किया, और एक फंक्शन क्या है। और सेंटर में क्या है, मीनिंग एक्सप्लेन किया है, मीनिंग और फंक्शंस किया है। और एक और चीज है जो है प्रेजेंस ऑफ कॉमर्स, ये क्या है एक बार आप देख लो। अब एक बार टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर ये निकालो, पेज नंबर 38। तो इसमें देखो प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या है कि किसे टाइप है, लाइक आपने शेड्यूल बैंक देखा, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट सेक्टर, वो सब। तो इसमें काइंड ऑफ ये प्रेजेंस क्या है, एक काइंड ऑफ टाइप है, फंक्शन, मीनिंग। और इसमें फंक्शन में भी इसमें 2 टाइप है, एक तो है मॉनिटरी, एक तो है मॉनिटरी, एक है नॉन मॉनिटरी। सो मोटा मोटा ये फर्स्ट पार्ट इतना ही है। फर्स्ट पार्ट में आपको फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। एक तो टाइप है, बैंक ओरिजिनेट मीनिंग हमने देख लिया 5 मिनट में। फिर एक टाइप है, फिर एक है सेंटर टाइप और एक कॉमर्शियल। और सेंटर में आपको 2 चीज पढ़नी, एक तो आरबीआई क्या है उसके फंक्शन, और कॉमर्शियल में आपको पढ़ने मीनिंग पढ़ने, फंक्शंस पकड़ और टाइप पकड़ने। तो एक बार आपको बता देता हूँ मैं, ये हमने देखा था फंक्शंस ऑफ बैंक। इसमें कितने फंक्शन है आपको, इसमें कितने सब करने ही पड़ेंगे, इसमें 7 फंक्शन करने ही पड़ेंगे। और इसमें डिपॉजिट ये भी एक फंक्शन ही है, जैसे मैंने बोला था ना वो टाइप का ही है। और ये सेंट्रल बैंक उसके एक हो गया, और मॉनेटरी फंक्शन, और ये नॉन मॉनेटरी फंक्शन। सेंट्रल बैंक की मीनिंग ये आगे, और इसके 2 करने हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। देखो मॉनेटरी में इतने, नॉन मॉनेटरी में इतने। मॉनेटरी पॉलिसी ये पूरी अलग ही है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी 2 है, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये रहा, ये रहा क्वालिटेटिव। ये आपका एक बार इंट्रोडक्शन हो गया पूरे चैप्टर का। अभी हम लोग नेक्स्ट नहीं, अभी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। अगर मेरा मन हुआ तो मैं स्किप कर मतलब करके भी डाल दूंगा, पर मैं रिकॉर्ड ही क्यों कर रहा हूँ। सो मीनिंग ऑफ बैंक हमने कर लिया था, इसका रिवीजन भी हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। ओके ओके। तो कमर्शियल बैंक is one of the transact bank of the banking that is accepting deposit from the people for the purpose of lending or investing, repaying demand otherwise with the withdrawable check। और ओके ओके ओके, ये इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन है। तो कमर्शियल बैंक क्या है, सिंपल बोले तो कमर्शियल बैंक इज अ बैंक जो बिजनेस बैंकिंग एक्सेप्ट करे, जो एक्सेप्ट डिपॉजिट करे और उसे लेंड करे। और फिर जब भी रीपेइंग ऑन डिमांड अदरवाइज विड्रॉ, और जब भी इतना लिखा। ये देख बैंकिंग क्या है, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन आपकी याद नहीं होगी, या फिर पूरे सब में करने जाओगे तो नहीं होगा, तो उससे हम लोग की बनाते हैं। तो एक बैंक जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और लेंड करती है। एक्सेप्ट करती है तो एक कंडीशन है कि वो रीपे करेगी जब भी मांगे, बस। इसे आप अपने लैंग्वेज में लिखा हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। सो ये रहे फंक्शंस ऑफ बैंक। कमर्शियल बैंक क्या आती है, कमर्शियल जो एक्सेप्ट करे और फिर डिपॉजिट और लेंड करे, बस कमर्शियल। तो फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वो आपके लाइक चार मेन तरीके से होती है। एक तो सेविंग अकाउंट, फिर एक एफडी फिक्स डिपॉजिट, फिर एक रिकरिंग अकाउंट, फिर एक करंट अकाउंट। जाहिर है ये सब के लाइक आपको सेविंग्स क्या है, जिसमें कम इंटरेस्ट रेट होगा और लाइक ज्यादा फिर मतलब ड्यूरेशन भी कम होगा। एफडी क्या है, जिसमें इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा होगा और ड्यूरेशन ये कम है, ये ज्यादा ड्यूरेशन। फिर रिकरिंग, जिसमें लाइक एफडी से कम रिटर्न होगा बट सेविंग से ज्यादा रिटर्न होगा। तो सेविंग्स और एफडी के बीच में का ये रिटर्न होगा, ये रिकरिंग का रिटर्न होगा। और ड्यूरेशन भी सेविंग और उससे कम होगी, सेविंग से ज्यादा होगी और एफडी से कम होगी। और फिर करंट अकाउंट, इसमें नो रिटर्न होगा, नो रेट ऑफ रिटर्न होता है, और फिर ड्यूरेशन भी नो फिक्स ड्यूरेशन। तो आई होप से मैं समझ आ पाया हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, तो ये जो बैंक है ना, ये आपको वो भी करती है विथड्रॉ, प्रोवाइडिंग कैसे, लाइक अभी इसमें भी लाइक टाइप ऑफ लोन्स होते हैं। हाँ, तो इसमें भी लाइक टाइप ऑफ लोन होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल लोन वगैरह ये टाइम तीन लाइक आप मेनली क्या करते हो 1 to 5 years। फिर रुको, हम लोग आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 निकालो। ओके, देखो विच इंडिविजुअल बिजनेस रिक्वायर फॉर पर्सनल एंड पर्पस इन्वेस्टमेंट बोरो, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम पीरियड ऑफ बोरोइंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसमें देखो शॉर्ट टर्म, ये गलत है, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। आप टेक्स्ट बुक निकाल लो ना प्लीज, बिना टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये जो है ये 5 to 15 ईयर्स, ये 1 to 5 ईयर्स और 1 से कम। और फिर ये अदर भी लाइक रेट ऑफ वेरी, ये चेंज होता रहता है, जिसका जो रेट ऑफ रिटर्न है इन तीनों में चेंज होता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हमने देखा था, वो चार अलग अलग तरीके से करती है और इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं। फिर पेमेंट एंड विथड्रॉल फैसिलिटीज, जब भी ये मांगेंगे तब ये पे दे देगी।
फिर क्रेडिट क्रिएशन, यानी जब भी लाइक डिमांड, अगर समझो ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सबके पास बहुत ज्यादा पैसे है। MON, रुको मैं अच्छे से लिखता हूँ। इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्यों? ये इज इक्वल टू है, मैं कट कर देता हूँ। इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सबके पास मनी ज्यादा है। तो ये बैंक क्या करेगी? तो ये बैंक क्रेडिट बनाएगी, यानी लोगों से डिपॉजिट ज्यादा करवाएगी। डिपॉजिट कैसे करवाएगी वो आपको पता ही है कि डिपॉजिट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं और लोन कम कर देते हैं। तो इसके कारण लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। अब लोगों के पास कैसे कम आएगा तो इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा। तो ऐसा मनी और इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए ये लोग ये कर बैंक काम करती है। तो इधर तक हो गया था। फिर इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी दो कमर्शियल बैंक और दो कमर्शियल बैंक है, एक है बैंक ए और एक है बैंक बी। बैंक ए और बैंक बी, बैंक ए को आपको पैसे चाहिए अभी तुरंत 1 करोड़ चाहिए, और तो ये आरबीआई को फोन करेगी, आरबीआई बोलेगी बैंक बी के पास है, बैंक बी उसे दे देगी 1 करोड़ रुपए फ्री में, तो देगी नहीं, बैंक वहाँ पे चैरिटी तो कर नहीं रही है, तो बैंक उसके लिए कॉल मनी पे चार्ज करेगी, कॉल मनी। तो ये जो कॉल मनी है ना, इस पे बैंक मतलब अभी सेविंग जैसे 2 to 3% जैसे एकदम मिनिमम ही रखेंगे, और एक दिन ज्यादा से ज्यादा इतना लाइक शॉर्ट पीरियड होगा और शॉर्ट रिटर्न होगा, क्योंकि दूसरे बैंक को भी किसी को देना है, उसका भी डिफरेंस पड़ता है ना, और ऐसा भी नहीं कि फ्री में दे दी है। तो ऐसा काइंड ऑफ समझ गया होगा। तो प्रोवाइड एजेंसी एंड यूटिलिटी फर्चेज, ऐसा भी बैंक है वो काफी लाइक, हाँ सॉरी, तो ये अभी ये बैंक ये काफी फंक्शंस भी करती है। जैसे आप पेज नंबर 38 निकालो। एंड मैं वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी निकालो यार, नहीं निकालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सेकेंडरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ये आपके बैंक के प्राइमरी फंक्शंस है। ये जो है ये प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में जैसे देख ये तो है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, द बैंक प्रोवाइड वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंसी सर्विस, फॉर एग्जांपल बैंक इंपोर्ट भी है वगैरह वगैरह, अंडरराइटेड सर्विस, टैक्स चालान वगैरह, बैंक तो प्रोवाइड डिपॉजिट रेंट। ओके, तो इसमें क्या करती है बैंक है ना, काफी चीजों में एजेंसी लाइक यूटिलिटी सर्विस करवाती है। मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो लाइक काफी चीजों में बैंक क्या करती है कि आपका काफी लाइक उनके अलावा जैसे अभी कुछ कुछ काम है जो आप भी कर सकते हो बट बैंक कर देती है, जैसे कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, कुछ एक्सचेंज रेट का हो गया, एक्सचेंज रेट ऑफ रिटर्न यानी मतलब करेंसी एक्सचेंज का हो गया। तो ये तो ये सब क्या करती है बैंक कि अभी आपके पास आप है ना, आप भी डायरेक्ट करवा सकते हो बट बैंक बीच में से करवाते हैं ताकि लाइक कुछ फंक्शंस हो जाए, या आप इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप उनके लॉयल कस्टमर हो, तो बैंक कर देती है। तो ये सब एक बैंक का एक काइंड ऑफ फंक्शन ही होता है। तो प्रोवाइडिंग वेरियस फंक्शन विद द टाइम लाइक NEFT, RTGS, कोर बैंकिंग वगैरह। अभी आपके पास बहुत ज्यादा रुपीज ट्रांसफर करने हैं एक दूसरे से, तो बैंक क्या करते हैं कि बिना चेक और बिना कैश के आपको मनी ट्रांसफर करने देती है, और वो भी कोर बैंकिंग के थ्रू, जैसे पेटीएम वगैरह है वैसे ही आरटीजीएस और निफ्टी होता है। अगर आपके पापा बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा निफ्टी और ये निफ्टी वो स्टॉक मार्केट वाला एक्सचेंज रेट नहीं है क्रिप्टो वाला, ये कुछ और है, एनईएफटी है, वो निफ्टी है, ये एनईएफटी है। एंड कोर बैंकिंग विद द चेंजिंग टाइम, तो इसमें क्या होता है लाइक डीमैट अकाउंट वगैरह बनाती है। आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो लाइक विद द चेंज टाइम बैंक डू गिव function like fast transfer, NEFT and RTGS। ये एक पॉइंट ये हो गया जिसमें लाइक आप ऑन द टाइम ट्रांसफर करवा सकते हो, या फिर 1 डे में ट्रांसफर ऑफ बिग ह्यूज अमाउंट लाइक इन 100 lakhs वगैरह। फिर डीमैट अकाउंट वगैरह बना के देती है जिसमें आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो हमने ये फंक्शंस ऑफ पढ़ लिए। फंक्शंस में भी दो टाइप के फंक्शन थे, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका मेन पांच फंक्शंस थे और सेकेंडरी में दो फंक्शंस थे। एक तो ये, इसकी की लिख दो एजेंसी, और इसके फंक्शंस फैसिलिटीज, इसका की ये है, और ये इंटर बैंकिंग, ये इसका की ये आ गया, क्रेडिट का की ये आ गया, पेमेंट एंड विथड्रॉल फैसिलिटीज ये। तो आपको खाली ये की याद करना है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या, एक तो डिपॉजिट, क्रेडिट, फिर एक है पेमेंट, क्रिएटिंग क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन, फिर इंटर बैंकिंग। तो इन सब का पहले पहले लगो DCPCI। DCPCI PCI, देखो जैसे ये DCPCI आपने ये इतना खाली याद कर दिया फंक्शन, और आप किसकी भी की बना सकते हो, जैसे कुछ भी आपके जैसे समय। तो आपके मॉनिटरी फंक्शंस हो गए, ये प्राइमरी फंक्शंस हो गए। और दूसरी है AF काली होती है, वैसे याद कर लो। और इसका है DCPCI। तो D फॉर डिपॉजिट, C फॉर क्रेडिट, P फॉर पेमेंट, C फॉर क्रेडिट क्रिएशन, I फॉर इंटर बैंकिंग, AF का A फॉर एजेंसी और F फॉर फैसिलिटीज। तो DC वाले मार्वल और PCM की जगह PCI, जैसे DC वाले PCI, ऐसा स्टोरी बना सकते हो कि PCM वाले बच्चे M की जगह आई याद रखना बस। PCM वाले DC को वो करते हैं सपोर्ट, और कॉमर्स वाले ये मार्वल को करते हैं। तो ये स्टोरी बनाओ तो आपका पूरा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आ गया। सो नेक्स्ट है डिपॉजिट्स। तो हमने कर लिया था कि कैसे कैसे डिपॉजिट होते हैं, किस टाइप पे डिपॉजिट होते हैं। फिर अब है जो आपका थर्ड था, प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया अभी के टाइम में। तो शेड्यूल बैंक है ना, दो टाइप की है। द बैंक विच आर एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट, यानी जो मतलब कंपनी से जो काइंड ऑफ लीगल बैंक्स होती है ना, उसे शेड्यूल बैंक कह सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो कमर्शियल और कोऑपरेटिव, तो एक तो अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव। और इसमें है, ये एक्स्ट्रा दिया है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसमें कुछ पूछने की संभावना तो नहीं है, बट ये आपके नॉलेज के लिए ठीक है। तो कमर्शियल बैंक में एक तो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक। इसकी डेफिनेशन आपको अगर टेक्स्ट में दी है तो ही बताता हूँ, नहीं तो फिर फालतू में मत पढ़ो। तो नहीं, डेफिनेशन कुछ नहीं, खाली इतना ही याद करना है और इसमें ये करना है। तो एक तो कमर्शियल बैंक, इसमें मेनली दो टाइप है, एक तो पब्लिक प्राइवेट, और दूसरा है फॉरेन बैंक और रीजनल। और इसका ऑपोजिट क्या है, इधर फॉरेन और रीजनल, ये ऑपोजिट ऐसे याद रखना। तो PPFG, तो ये टाइप ऑफ बैंक है। और शेड्यूल बैंक किसमें है, कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट, ये इसमें भी ये है कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव। ये भी ऑपोजिट है, कोऑपरेटिव का मोटा प्रॉफिट होता है, इसका ऑपोजिट प्रॉफिट नहीं होता। तो शेड्यूल बैंक दो में डिवाइडेड है, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का आपको पढ़ना नहीं है, खाली इतना ही समझ लेना कोऑपरेटिव बैंक कुछ होता है। फिर एक है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, एक है फॉरेन रीजनल सेक्टर। तो सेंट्रल बैंक अभी हमने नहीं, हमने अभी दो और टॉपिक बाकी है, बाद में ये चैप्टर खत्म, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो। ओके, तो आपको अभी निकालना है पेज नंबर 41 निकालो। नहीं 41 नहीं, 41 तो हो गया, 13 है। अभी आप इसके नोट्स बनाते जाना, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। आपने जैसे कोई वीडियो देखा वैसे भूल जाओगे।
तो देखो, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक्स ऑफ कंट्री विच whose function is to regulate and promote the entire money market and banking sector. इसका क्या होता है? To regulate and promote. Regulate and promote. अब सेंट्रल बैंक बैंकिंग में ऐसे है जैसे बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट है, तो बीसीसीआई और इंडिया का क्रिकेट का सब कर ले, कौन टीम करेगा, कौन ये करेगा, ये सही कर रहा है, ये सही खेल रहा है कि नहीं, सब समझते हैं वैसे ही। तो आई होप सबको लाइक, हाँ, तो well maintain monetary stability for overall economic growth for the nation. According to the central bank is the institution change with the responsibility of emerging an explanation and contrast of volume of money in the interest of general public. यानी ये आप इसको तो आपको लाइक ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। होप सो अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो आपको एक बार और समरी टाइप मिल जाएगी, बट ठीक है, आपको एक बार पढ़ के अपने लैंग्वेज में लिख के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको इकोनॉमिक्स याद ही नहीं रहेगा। ओके, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया उस कंट्रीज टू रेगुलेट, यानी ये रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है, वो जनरल इंटरेस्ट में रेगुलेट करती है। जैसे कि पब्लिक के इसमें इंटरेस्ट में रेगुलेट करती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है कि जो भी कर रही है लोग, जो भी लाइक ये कर रहे हैं, वो सब जनरल पब्लिक के उसमें हो। आई होप सो लाइक पब्लिक को ये लोग एक्सप्लॉइट ना करे उसके लिए। और सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइड मॉनेटरी एडवाइस एंड सजेशन टू गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है कि इसमें ये इन्वेस्ट करो, इसमें नहीं करो, ये तो इसको सब्सिडी दो, इसका ये करो, ये सेक्टर बूम कर रहा है, ये सेक्टर को और कराओ। तो आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल और 1935। फिर से एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। विद द प्राइवेट पेड अप ऑफ 5 करोड़ विच वाज नेशनलाइज्ड एट वन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डेट्स तो आपको एक एक पेज बना के सारी डेट लिखनी पड़ेगी तो याद होगा, और मैं ये लिख के दूंगा तो भी फायदा नहीं, आपको खुद से हाथ यूज करना ही पड़ेगा, सॉरी। तो आरबीआई द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया विच सुपरवाइज एंड रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, आल्सो फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये क्या क्या करती है, ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है, ये आके अच्छे से आएगा। तो इसमें क्या क्या करती है कि ये रेगुलेट करती है जो जो क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी है बैंक की। तो मॉनेटरी फंक्शन, तो मॉनेटरी फंक्शन इसमें मैंने बोला था आपके दो फंक्शन, एक तो नॉन मॉनेटरी और एक मॉनेटरी। ओके, तो आपको पेज नंबर निकालना है सेंट्रल बैंक, 39 आपने निकाला है, तो 40 पेज नंबर निकालना है। 40 पेज नंबर में मॉनेटरी के 5 ये है, तो इशू करना है करेंसी। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट में हाथ में starting from 2 rupees and above currency coins are issued by government। ओके, तो 2 रुपए और उससे ज्यादा की जो भी अमाउंट है वो सब आरबीआई बनाती है, इशू करती है। तो एंड द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट 1 रुपए इन करेंसी आर डिनोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो 1 रुपए का है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। एंड देखो, द करेंसी नोट ऑफ 1 रुपीज एंड ऑल कॉइन्स आर इश्यूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आरबीआई और देख दो दो अलग अलग चीज है, एक तो आरबीआई है और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, ये कॉइन्स और 1 रुपए की नोट बनाती है जो कि अभी लगभग बन चुके हैं, और आरबीआई क्या करती है जो भी कॉइन नोट्स है 1 रुपए के अलावा 2 रुपए से लेके जो भी नोट्स बनती है 10 12 10 20 100 रुपए की, तो वो आरबीआई करती है। हेलो, हेलो, हाँ ना हाँ मम्मी से ना ना सर से बात हुई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हाँ, सो मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो पहले तो हमने बोला था कि जैसे ये आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है। फिर सेकंड है टू वर्क एज अ बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लाइक जो भी काम गवर्नमेंट करती है उसमें जब भी लाइक एडवाइस और एजेंट of government to all states to manage the bonds government coins and currency and also provide loan to government।
तो इसमें क्या करती है, जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट है उसको जो भी लोन वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो और एजेंट करता है, कुछ भी काम करना हो, कुछ भी एडवाइस देनी हो, तो ये आरबीआई करता है। तो अब मैं जो जो लिख रहा हूँ उतनी खाली एग्जाम में लिखा गया तो भी बहुत कम है। तो द बैंक, हाँ ये कुछ मिस्टेक है, सो सॉरी। तो हाँ ये समझ में आ गया, ये दोनों एक ही पॉइंट है, मैंने गलती से टाइपिंग एरर है। तो द बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कोई भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो जिसको जब भी मनी हो, जब भी मनी नीड हो, कहीं से नहीं मिले तो वो आरबीआई से मिल सकता है लास्ट में। सो हाँ, तो द कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, द आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट बाय मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विथ, हाँ ये मनी इन इकोनॉमी मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्क एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी आरबीआई रिस्पॉन्सिबल मेंटेन रूपी वाया तो अदर फिक्स, हाँ तो ये जो भी रुपीस को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी काम है, यानी लाइक कुछ भी रुपीस की एक्सचेंज वैल्यू, फिर फॉरेन रिजर्व, ये सब आरबीआई मैनेज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉनेटरी फंक्शन, इसकी की वैल्यू है करेंसी सी, और इस वर्क एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट बी, सी बी, ये तो एक ही लेंडर ऑफ बैंकर्स बैंक और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट सीबीएल, और कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन सी, फिर से सी आ गया, देखो बहुत पसंद है। वर्क एज ए कस्टोडियन ऑफ इंडिया रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज एफ, तो ये इसकी की क्या आएगी, सी बी एल सी एफ, सी बी एल सी एफ, अभी इसका क्या की बना सकता है, यार देख लो। तो सी बी एल की जगह सी बी और एल सी और एफ, तो सी बी सेंट्रल बैंक का सी बी याद रखना, और एल सी टी सी की जगह एल सी, और एक एफ काली वाला एफ निकल दो, सी बी एल सी एफ, यानी सी बी से किसी का नाम चिंटू, चिंटू बोहरा नहीं, चिंटू बम, भुवन बम की जगह चिंटू बम, एल सी एफ से क्या कर सकते हैं, चिंटू बम को ये हम की बना सकते हैं, चिंटू बम को एल सी, चिंटू बम की एल सी फाड़ी, यानी चिंटू, चिंटू बम की एल सी फाड़ी, यानी कोई चिंटू करके बचा था, उसको एलसी मिलने वाली थी पर वो कैंसिल कर दी, यानी चिंटू बम की एलसी फाड़ी। तो इसमें आपके पूरा मॉनेटरी फंक्शंस आ गए। मॉनेटरी फंक्शन तो अभी जैसे चिंटू बम की एलसी फाड़ी का सी बी एल सी, एक की है ना, ऐसे ब्रैकेट में रखना कि ये कुछ काम का नहीं है, तो चिंटू बम की एलसी फाड़ी। तो अभी सी से क्या था, क्रेडिट करेंसी, क्रिएशन ऑफ करेंसी, सी बी से बैंकर टू गवर्नमेंट, और एलसी का क्या था, लेंडर वाला लास्ट रिसोर्ट, और सी क्रेडिट क्रिएशन, और फाड़ी का एफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो मैं ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ ये सब, तो आप भी बना सकते हो। तो हमने मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई कर लिया, अभी हम लोग करेंगे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये जो की है ना, ये आप अपने कम से कम ये टेक्स्ट बुक में लिख दो तो आपको काफी हेल्प होगा। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई बहुत ज्यादा, इसकी तो की भी बनेगी नहीं, नहीं 3 फंक्शन है इसमें, इन्होंने पीपीटी में मैंने ज्यादा बना के लिख दिया है, पर ठीक है। टू रेगुलेट द सुपरवाइजन टू फॉर पीपल अंडर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ यार, ये देखो जो टेक्स्ट बुक की जो ये है उससे तो अच्छे मैंने नोट से ये लिए हैं, तो ये पीपीटी मुझे बेटर लगी। ये मैंने बनाई है ऑफ कोर्स, पर बहुत पहले बनाई थी, तो काइंड ऑफ मेरे लिए भी न्यू ही है। टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट, तो मनी मनी मार्केट और ये जो भी फाइनेंस वो सब है,
वो सब करना है, विच इंक्लूड लाइक एक्सपेंशन मेथड और शेड्यूल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट। तो ये जो भी मैनेज करना है, ये सब दूसरे दूसरे अलग अलग बैंक्स को मैनेज करना है करना है। फिर टू मेक एफर्ट एंड टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो ये जो भी प्राइवेट, देखो मनी मार्केट दो टाइप के, तो ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज यानी कौन से, यानी जो बैंक वाले हैं, और अनऑर्गेनाइज यानी कैसे वो प्राइवेट होते हैं वो। तो ये क्या करती है, ये ज्यादातर ऐसे कोशिश करती है जो प्राइवेट बैंक है वो, तो क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो बैंक का अकाउंट वगैरह खुलवाना, उसका सभी प्रमोशन वगैरह करना है, तो वो सब लाइक जो भी है वो तो ज्यादा से ज्यादा पीपल का अकाउंट खुले, का अकाउंट वगैरह का मैनेज करना। तो प्रोमोट द सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, यानी कैसा, तो जो भी अगर कोई भी अगर कोऑपरेटिव बैंक खोलना चाहता है तो उसको लाइक जो भी डिसीजन वगैरह हो, जो भी काम वगैरह हो वो जल्दी जल्दी करना, जो भी परमिशन वगैरह हो वो जल्दी लेना। तो फास्ट, तो ये क्या बोलते हैं, मोटिवेट यानी एनकरेज, एनकरेज करना कोऑपरेटिव बैंक को, ताकि पीपल का फायदा हो। To make to make continuous effort in banking sphere, banking क्या लिखा हुआ है, to provide special credit creation to priority sectors, यानी जो जो सेक्टर्स में नीड है उन सब में ज्यादा से ज्यादा वो करना, क्रेडिट फैसिलिटी देना। और लाइक जो भी अभी बैकवर्ड सेक्टर, टू मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर जो लाइक जनधन योजना है वो मैनेज करना, वो भी वो बैंक का कार्य है। तो वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेड राइट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ कस्टमर, लाइक जो भी राइट्स ऑफ कस्टमर है वो प्रोटेक्ट करना, नो एक्सप्लॉयटेशन होना है कंप्यूटर, ये उसकी क्या नाम है, कस्टमर्स की क्या एक्सप्लॉयटेशन होने नहीं देना। टू पब्लिश एसटीएल टाइप ऑफ banking related to in statistic also explain article to promote and research of e-banking। मैंने ई बैंकिंग का क्या लिख दिया, ई बैंकिंग प्रमोट करना, लाइक उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस करना, फिर सब एक तो रिसर्च वगैरह बढ़ाना। तो ये सब है, तो इसकी की बनेगी कि नहीं। एक तो सुपरवाइज, इसका सुपरवाइज का एस ले लेते हैं। फिर तुम्हें गिव टू काइंड ऑफ अवेयरनेस, तुम्हें ऑर्गेनाइज मनी मार्केट ओ, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस टू promote setting of cooperative bank C, to continuous effect इसकी प्रायोरिटी सेक्टर। फिर एक है प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना जे, टू वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग मिड राइट ऑफ कस्टमर राइट आर, और टू पब्लिश एसडीएल टाइप ऑफ बैंकिंग एंड रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल टू। अभी कौन है, हेलो। एक एक्टिव एडवर्टाइज प्लेजर, हाँ ठीक, sorry, to publish SDL type of banking related to information and static also expert to promote research। तो ये पे रिसर्च, तो ये क्या की है, SOACPRR, भाई साहब क्या भाई साहब, SOACPJCPJRR, एक तो RR हो गया, एक तो CPI PCI, ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इसका PCI पर कैपिटा इनकम का PCI लिख दिया। और SOA का क्या करोगे, SOA OAS नहीं, OS से 100 नहीं,
एस ओ ए सोआ CPI RR। अभी इसका क्या करोगे तुम लोग यार। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी का थर्ड पार्ट। तो सॉरी, फर्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर क्या वो पता नहीं चैप्टर कौन सा करवा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर जो है बैंकिंग एंड मनी मनी नहीं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का थर्ड पार्ट। सो तो पहले है क्वांटिटेटिव मेजर, द मेजर विच इम्पैक्ट द एंटायर कवर इन जनरल मेजर। ये जनरल मेजर भी बुलाते हैं जो लाइक इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, यानी लाइक क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स वाइज कुछ होता है। तो इसे डेफिनेशन में ऐसा बोलेंगे, द मेजर विच इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। बैंक इसके लिए क्या इस स्लाइड में क्या क्या है, चार है। तो पहले हम देखेंगे बैंक रेट। तो लॉन्ग टर्म आरबीआई बैंक को देता है। ओके, तो क्या है, लॉन्ग टर्म में आरबीआई बैंक को देता है। और इससे कैसे, जैसे समझो इन लोगों के पास ज्यादा मनी है तो ज्यादा इन्फ्लेशन। अब ज्यादा इन्फ्लेशन तो लोगों को मनी कम करना पड़ेगा, तो बैंक रेट बढ़ा देगा। तो क्या होगा, बैंक कम लोन लेंगे, बैंक लोन कम लोन देंगे तो कम लोन जनरल पब्लिक को। सो ऐसे, और उसका वैसा वैसा अगर मनी कम है तो इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन ज्यादा होगा। यानी अगर लोगों का पैसा ही नहीं है किसी के पास, तो चीजों की कुछ ज्यादा ही डिफ्लेशन होगा। अब कुछ ज्यादा ही पैसे हो गए कम मार्केट में तो बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं बैंक रेट कम रखेगा आरबीआई। तो उससे कारण बैंक लोन ज्यादा मिलेगी, बैंक लोन ज्यादा मिलेगी तो लोन ज्यादा देगी पब्लिक को। तो ऐसे करते हैं बैंक रेट। ऐसे रेपो रेट, तो आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, इसमें भी सिमिलर है इधर। रेपो रेट है तो ये ज्यादा करेगी, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बैंक रेट ऐसा सिमिलर है। तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा चाहिए तो ये क्या नाम है, ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी इमरजेंसी में तो बैंक ये देती है तो कंट्रोल। ओके, ये क्या था। ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो, a certain minimum cash with bank is have to keep as reserve in RBI is called cash to fulfill the need of comfortable amount of cash reserve with the banking is used to control inflation। तो CRR क्या है कि कुछ अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है हर एक बैंक को, आरबीआई को देना रखना पड़ता है। तो जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो ये सीआरआर बढ़ा देंगे आरबीआई, जो रेशियो है कुछ 25% 30% ऐसा कुछ है, तो ये बढ़ा देगी तो लोगों बैंक के पास पैसा कम होगा। क्या लिखा MONE, तो बैंक कम मनी लेंड करेगी, तो विच इज इक्वल टू लेस मनी इन मार्केट विच इज इक्वल टू लेस इन्फ्लेशन। अब ये लेस मनी इन मार्केट ये कैसा रिलेटेड, अभी समझो आपके पास पैसे, सबके पास 100 100 रुपए है,
तो एक बार ठीक है, बट अभी समझ लो सबके पास अचानक से 150 आ गए, किसी के पास लाइक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो एक ही चीज को कुछ लोग ज्यादा भाव में खरीदेंगे, कुछ जो चीज नहीं जरूरत होगी वो भी खरीदेंगे, तो हर चीज की आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ेगी, तो आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसको सप्लाई तो नहीं बढ़ा रहे, ये बिजनेसमैन तो चाहते ही ये डिमांड बढ़े, पर सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ेगी, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए लोगों पे पैसे ही कम कर लो, बिजनेस पर डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी, प्राइस भी गिर जाएगी। तो ये है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। In addition to CRR under banking regulation, bank has to keep maintain 50% of total deposit in form of cash, gold and securities is known as CRR. तो सिमिलरली CRR करके भी CLR करके भी कुछ होता है। CLR में भी बैंक को पैसे रखने पड़ते हैं अपने पास। तो बैंक क्या करती है, तो उसमें कारण अगर ये रेशियो बढ़ा दिया तो लोग बैंक के पास कम पैसे हो गए, तो बैंक कम लेंड करेगी, प्लस डिपॉजिट ज्यादा करवाएगी, तो डिपॉजिट ज्यादा करवाएगी, दोनों में क्या इन्फ्लुएंस होगा, कम मनी इन मार्केट, तो विच विल लीड्स टू लेस इन इन्फ्लेशन एंड वाइसा वर्सा। अगर डिफ्लेशन के सेट में है तो ये सब उल्टा कर देंगे, ये भी इसमें भी वाइसा वर्सा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, the open market operation refer to sale and purchase of government securities, bond in RBI open. Such open market are undertake to regulate inflation. अभी समझो, इसको पैसे चाहिए आरबीआई को, तो आरबीआई अपने बॉन्ड्स बेचेगी, तो उसके कारण आरबीआई के पास पैसे आएंगे, और प्लस मार्केट में पैसे कम हो गए, तो उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन एंड वाइसा वर्सा। तो जो अगर ऐसा पैसे बढ़ाने मार्केट में डिफ्लेशन करवाना है तो बॉन्ड खरीद लेगी, उसके कारण मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में थोड़ा थोड़ा प्राइस होगा। मंदी और तेजी आपको पता ही होगा, किसी में किसी चीज का भाव करते हैं, किसी का पत्थर तो सर। When there is exchange flow of foreign exchange, then the to control of having dealt securities in open market, the amount of inflow of foreign exchange and maintain the balance of monetary system. This is known as statutory flow. जब भी फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है फ्लो, फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या करती है गवर्नमेंट, उतने बॉन्ड्स के रुपीस करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करती है, उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसके कारण एक बैलेंस आ जाता है। तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना